बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्की सियासत में आज उस वक्त अहम मोड़ नज़र आया जब सड़कों पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सियासी हिकमत अमली तब्दील की। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके तब्दीली लाने के दावेदार शायद सपोर्टर्स की अदम तवज्जुही के बाइस बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, 5 रोज़ बाद भी PTI का मार्च गुजरावाला से आगे नहीं बढ़ सका है। क़यादत ने कारकुनान को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया है। उन्हें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद पहुँचने की तारीख़ का बाद में बताया जाएगा। हालात पर नज़र रखने वाले ये बता रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऐलान तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा और इसी माह आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है। मरियम नवाज़ इस मार्च को टाइम पास करार दे रही हैं। आज लंदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान के पार्ट टाइम मार्च से अवाम लाताल्लुक़ हैं। लॉन्ग मार्च आखिरी कार्ड था जो इमरान खान के हाथ से चला गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अभी तो ये तोशाखाना केस में नाअहल हुए हैं। FIA ने फॉर मनी लॉन्ड्रिंग कहना शुरू कर दिया है। इमरान खान तोशाखाने से 50 करोड़ रुपए की चीज़ें बेच चुके हैं। 2 करोड़ में ख़रीदा गया हीरे का सेट 22 करोड़ में उन्होंने दुबई में बेचा है। मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिए ज़रा इस हवाले से उनका क्या कहना है। इनको पता है कि जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। अभी तो जिस तोशाखाना के जिस केस में इसको सज़ा हुई है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कौम को ये पता चलेगा कि जो डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुनिया की एक ज्वेलर्स हैं जिनको ग्राफ कहते हैं, वो ग्राफ का कोई सेट इनको तोशाखाना में मिला था जिसकी जो इसने 2 करोड़ रुपए देके तोशाखाना से लिया और 22 करोड़ में इसने दुबई में वो सेट बेचा। मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमने देखा कि इस केस में इमरान खान साहब की नाअहली भी हुई। तोशाखाना केस सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही नहीं नाज़रीन, बल्कि मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। नून लीगी रहनुमा मुतालबा कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी के तोशाखाना की तफसील भी सामने लाई जाए। एक बयान में तलाल चौधरी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने बैरून मुल्क कितने दौरे किए, तहाइफ की तफसील बताएं। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया को कितने तहाइफ मिले, तमाम तर तफसीलात सामने लाई जाएँ। क्या सदर ने कानून तहाइफ अपने गोशवारों में जाहिर किए? कौम जानना चाहती है कि सदर आरिफ अलवी और उनकी बेगम ने कितनी रकम अदा करके तहाइफ अपने पास रखे। मैं सदर आरिफ अलवी से ये मुतालबा करता हूँ कि वो तोशाखाना का हिसाब दें। सदर मुमलिकत के तौर पर उन्होंने, उनकी अहलिया ने और उनके बच्चों ने जो बैरून मुल्क दौरे किए, जो तहाइफ उन्हें मिले, उन तहाइफ की तफसीलात दें, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट हाउस से भी तोशाखाना चोरी की खुशबू आ रही है। जिस तरह का वज़ीर आज़म था उसी तरह का सदर, हमें शक पड़ रहा है कि उसी तरह तोशाखाना वो भी उसी तरह ही खा गए हैं जैसे इमरान खान तोशाखाना खा गया है। ये तफसीलात वो अगर नहीं देंगे तो फिर कानूनी तौर पर तफसीलात हासिल करना और किसी न किसी अदालती तौर पर वो तफसीलात हासिल करके पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। तो हुक्मरान जमात के रहनुमा सिर्फ मुतालबात ही नहीं कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खबरदार भी कर रहे हैं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसे किसी भी गिरोह से दिफा का आईनी और कानूनी हक हम रखते हैं। इमरान खान के मार्च में शरीक ज़्यादातर लोग गैर मकामी हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, अनार की और अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये दावा किया कि लगता है कि बंदूकें अभी इकट्ठी नहीं हुई हैं, इसीलिए टाइम गेन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को फसादी एजेंडा छोड़कर सियासी जमातों के साथ बैठने की पेशकश की और साफ साफ बता दिया है कि जो भी जत्था लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा, हमलावर होगा, उसे रोका जाएगा। भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फैसल वावडा ने इमरान नियाजी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो दावे से कहते हैं कि फैसल वावडा को बगैर नोटिस पार्टी से निकालने का ड्रामा किया गया है। फैसल वाडा ने ड्रामा किया है। इमरान खान नियाजी के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगर इन्होंने इस तरह से मुसल्ला होके आना है, वही फोर्स रबड़ बुलेट से
लैस होगी उसे अपनी जान की हिफाजत के लिए, रियासत की हिफाजत के लिए उन्हें भी जो है वो फिर असला जो है वो जारी होना चाहिए। जबकि कंटेनर पर सवार सियासी महाज संभाले इमरान खान के लिए मार्शल लॉ का बयान भी तनकीद का बाइस बन रहा है। बड़ा अहम उन्होंने बयान दिया, अजीब सा बयान उन्होंने दिया। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में खून खराबा हो, एमरजेंसी लगे। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन होता है तो ये अपने दौर में ही इलेक्शन करवा देते। इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दी। ये आइन से खिलवाड़ है। नून लीग आपके धरने से निपटी थी, अब इस्लामाबाद से भी आपका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने भी इमरान खान के मार्शल लॉ और खून के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया और बोली कि खूनी मार्च 2 जाने निकल चुका है, इसे इक़्तिदार की हवस और कुर्सी की भूख सता रही है। नाज़रीन, इमरान खान के ये बयान सिर्फ मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तनकीद की जद में आ रहे हैं। अमरीका ने इमरान खान के साजिशी बयानिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। अमरीका के तर्जुमान बराए महकमा खारजा नेड प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा है कि पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज के इल्ज़ामात बिल्कुल भी सच नहीं हैं, लग़्व हैं, ये महज गुमराह कुन मालूमात हैं। हम ऐसे प्रोपेगेंडे की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। अमरीका पुरअमन आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी चाहता है। दूसरी जानिब भारत से शरारतें भी हो रही हैं। इमरान खान के मार्च पर भारत में खुशी की जैसे लहर ही दौड़ गई है। पहले भारतीय मीडिया ने इमरान खान के बयानात को न सिर्फ सराहा बल्कि खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बनाया। अब साबिक भारतीय मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि शाबाश मेरे भारतीय भाइयों, पीटीआई के फंड्स कभी कम नहीं पड़ने चाहिए। धरने और लॉन्ग मार्च जैसी कोशिशों को मुसलसल कैश की ज़रूरत है। तो इमरान खान का धरना और मार्च किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए, ये उन्होंने कहा। सवाल अब ये पैदा होता है कि इन गैर जिम्मेदाराना बयानात और आलमी सतह पर मुल्की साख को नुकसान पहुँचाने के बाद इमरान खान किस तरह फौरी इलेक्शन का मुतालबा कबूल करा सकते हैं? क्या वो नहीं जानते कि मौजूदा हालात में मुल्क किसी भी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता? हुकूमत की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत क्यों नहीं हो रही? और क्या जमहूरियत पर यकीन रखने वाली ये जमातें सड़कों पर ही फैसला करेंगी? आज इन तमाम सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन जनाब एजाजुल हक साहब से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मौज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, बड़ा अहम बयान दिया और बड़ा अजीब सा बयान दिया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी मार्शल लॉ अगर लगाना है मुल्क में तो लगा दें। मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि निज़ाम को ही नुकसान पहुंच जाए? और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या पीडीएम और क्या पीटीआई? मैं पहली बात ये है कि जितने आपने ये बयानात सुनाए हैं, मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ है इन बयानात को सुनकर। मैं समझता हूँ भारत के अंदर से आवाज उठाना और बात है, मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क की बात करना और इल्जामात लगाना और इस किस्म के फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बयानात देना, तोशा खाना की बातें करना, 35 साल तक जिन्होंने हुक्मरानी की हो, तो ये फिर सीधी सी आज प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट में जाएं और पिछले 70 सालों का तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो सामने निकलवा दें, हर किसी का पता लग जाए। देखिए, सिर्फ एक ही चीज आप चेक कर लेना इनकी हुकूमत की कि एसआरओ कितने करवाए और कितने दिन के लिए करवाए, हर चीज खोलकर सामने आ जाएगी। सही है। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मैं मार्शल लॉ लग जाए, उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरी लॉन्ग मार्च की वजह से मार्शल लॉ लग रहा है तो मार्शल लॉ लग जाए। तो ये इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि मार्शल लॉ लगा दें आप, क्योंकि ये इल्जामात लगा रहे थे कि ये जमहूरियत को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अब जो बात है वो ये है कि आपने पूछा कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जी क्या होगा। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात होंगे, अच्छा। बातचीत होगी, ये बड़के मड़के बंद होंगी सारी और ये आपस में बैठकर बात करेंगे। मैं समझता हूँ अगर मुल्क के अंदर कोई गैर जमहूरी इक़दाम होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी, जो इस वक्त अपनी कुर्सी के साथ चिमटना चाह रहे हैं, ना कि बैठकर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। अगर ये सही मानों में इलेक्शंस का ऐलान आप कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात तो इजाज़ुल हक साहब पहले भी हो सकते हैं ना? क्या इसके लिए सड़कों पर आना जरूरी है? क्या इसके लिए ये माहौल बनाना जरूरी है अफरा तफरी का? ऐसे लोगों को जो रबर बुलेट्स की बात कर रहे हैं, जो पठानों की उर्दू में बात जो की हुई है उसको उठाकर
बजाय पश्तो के उसको उठाकर आप नेशनल टीवी पे लेकर आ रहे हैं, तो दुनिया क्या कहेगी आपको। यानी फैसल वाडा की बात करना तो मैं समझता हूँ ऐसे ही है जैसे कि आप किसी नून लीग के किसी भी बंदे से या पीपल पार्टी से करवा लें। जिस तरह के वो बाप और बेटी की आपस की गुफ्तगू थी कि इतने कैरेट का हीरा और इतने कैरेट का जो है। एजाजुल हक साहब, इसमें एक बात ये भी है ना कि अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात भी आपके सामने हैं। कामरान बंगश साहब के तो ऑन रिकॉर्ड टीवी पर वो उन्होंने बयान खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास असलहा है, हम तो असलहे के साथ आ रहे हैं। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर डिफेंस का हक तो हुकूमत को है ना सर। देखें, ये पहली दफा तो लॉन्ग मार्च नहीं ना हो रहा। मरियम नवाज ने किया, बिलावल भुट्टो ने किया, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने किया, इमरान खान साहब ने किया। तो असला तो दूसरी तरफ से इस्तेमाल हुआ ना। नहीं सर, बात ये है एजाजुल हक साहब, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि खूनी लॉन्ग मार्च की बात तो कभी भी नहीं हुई ना। खून का जिक्र तो कभी नहीं आया, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। सिवाय फैसल वाडा के, जो फैसल वाडा है, ही वाज नॉट पीटीआई के ब्याह पे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और के ब्याह पे बात कर रहे थे। इमरान खान साहब का ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने किस तरह से हमें इलेक्शन देने हैं, क्या खूनी आपने देखना है, खून आप इसको देखना चाह रहे हैं, खूनी इनकलाब देखना चाह रहे हैं, या फिर आप बैलेट के जरिए तब्दीली लेकर आएंगे। इमरान खान साहब तो खुद ट्वीट कर रहे हैं इसके ऊपर। कोई खूनी इनकलाब नहीं आ रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा। किसी ने ट्वीट किया है तो बहुत गलत किया है। जमहूरियत के अंदर सिवाय गुफ्तगू के और कोई रास्ता नहीं है, और वो गुफ्तगू बहुत से तरीकों से होती है। पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स माजी में भी गुफ्तगू करवाते रहे, आइंदा भी गुफ्तगू करवाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई राह निकल आएगी, कोई हल निकल आएगा? इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप जिद करेंगे तो फिर आप खराबी की तरफ जाएंगे। आप मतलब मसला क्या है? मसला ये है कि 2-3 महीने इलेक्शन पीछे करना है ना, इसमें जिद की क्या बात है? वो ये समझा दें। अगर ईद के बाद इंटरम आ जाती है और जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाते हैं 3 माह पहले, तो कौन सा मुल्क के अंदर कोई बुंचाल आ जाएगा, कोई क्यामत आ जाएगी? सर बात ये है कि मार्च में रमजान है सर, अप्रैल में ईद हो रही है, फिर मई जून जुलाई 3 महीने की इंटरम गवर्नमेंट है। अगस्त में इस गवर्नमेंट की वैसी मुद्दत खत्म हो रही है, तो 1 महीने की सारी बात आ रही है। तो 1 महीना खान साहब वेट क्यों नहीं कर सकते? तो 3 महीने ये क्यों नहीं पीछे कर देते अगस्त तक? चले वही समझा दें जरा। चलें, उसमें कौन सी लड़ने मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका एजाजुल हक साहब। अफनान भाई, एजाजुल हक साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 महीने में ऐसी क्या कबाहत है, 3 महीने अगर आप पीछे कर लें तो सारे मामलात हल हो सकते हैं, उनको तारीख दे दें। एक चीज़। दूसरा ये बताएं कि जिस तरह एजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इंशाअल्लाह हो जाएंगे और इस्लामाबाद जाने से पहले ही मामलात हल हो जाएंगे, क्या आप हुकूमती जमात के रुकन हैं, आपको भी यही लगता है कि इस्लामाबाद पहुँचने से पहले तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये आपने बात की है कि मुज़ाकरात जो हो जाएंगे, उसके ऊपर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक वाज़ेह ट्वीट आ चुकी है कि इनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये हर चौथे महीने जत्था लेके क्या कहते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें फेस सेविंग दो। भाई किस चीज़ की फेस सेविंग? मियां नवाज शरीफ साहब आपके कायद हैं सर, वो कह रहे हैं कि इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। आज राना सनाउल्लाह साहब उनसे ऑफर कर रहे हैं कि जी आएँ बैठ के बातचीत करें, तो हम फिर किसकी बात को माने? राना सनाउल्लाह की बात को अहमियत दें जो वजीर दाखिला इस वक्त यहाँ पर मुल्क में मौजूद हैं, या फिर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात को अहमियत दें जो कि मुल्क से बाहर हैं और वहाँ से बैठ के ट्वीट के जरिए ये पैगाम दे रहे हैं? देखें मियां नवाज शरीफ साहब की बात ही प्रिवेल करेगी। अच्छा। और जो है वो बात ये है कि ये लोग जो है ये सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, इस मुल्क के अंदर एनार्की फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझे आप बताएं ना कि अगले साल सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो सितंबर में हो या अगस्त में हो, महीने के लिए ये कौन सी जद्दोजहद है जो 30 दिन को आगे पीछे करने के लिए की जा रही है? भैया आप जाएं इलेक्शन की तैयारी करें और आप जाके अपने लोगों को मोबिलाइज करें। बजाय बात ये है ना सेंटर साहब कि अगर मुज़ाकरात नहीं करने, फेस सेविंग नहीं देनी, तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? बातचीत से ही तो मसले का हल निकाला जाता है। आप इस बात के ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने बगैर इंतखाबात के इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने। वो ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात की तारीख दें तो फिर हम आपसे बात करेंगे, तो फिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा?
इस मसले का हल ये है कि ये आके बैठ जाए, 126 दिन की जगह ये अब 226 दिन बैठे। और आप तैयार हैं? कहते हैं आप तैयार हैं इस 126 दिन के धरने के लिए? सर, आपकी हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है जो मौशी हालात हैं इस वक्त? यार आप बीच में बार बार मुझे बात तो कर लेने थे 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो G9 के साथ मैदान है वहाँ पे ये आके बैठ जाएं और आके जो है वो 1 साल ये 10 महीने बैठे रहे। और उसका क्योंकि देखिए इस तरह मुल्क नहीं चल सकते कि एक इंसान की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन हो। भाई जब आपको 8 मार्च को हमने बोला था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने लगे, असम्बलियाँ तोड़ो, इलेक्शन कराओ, तो आपने कहा था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। तो अब कहाँ गई आपकी आखिरी बॉल? और अगर इलेक्शन का आपको वाकई इतना शौक है तो आप पंजाब असेंबली और पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दे और फिर देखिए इलेक्शन होते हैं कि नहीं। मतलब कि आप लोग ये इनकी ख्वाहिशात की आप देखें ना, मतलब कि कोई एंड नहीं है। क्या मतलब अभी हमें ये चाहिए, अभी हमें ये चाहिए। भाई आपको क्यों चाहिए? आप कोई मतलब कि ये लोग मतलब कि खून खराबे की बातें कर रहे हैं, बंदूकें लेके आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बातें कर रहे हैं और इनको कंसेशन दी जाए। किस चीज़ की कंसेशन दी जाए? भाई इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते ना, वरना तो फिर कल को कोई और जत्था, कोई और लश्कर लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देगा तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी, तो कोई सिलसिला ही नहीं खत्म होगा। और कभी किसी ने जो लॉन्ग मार्च पहले हुई है, किसी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जो इनका है। इन्होंने पार्लियामेंट, लेकिन सर आप हुक्मरान जमात हैं, आपने ऐसा क्या प्लान किया है कि बगैर किसी अफरा तफरी के ये तमाम मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए, तमाम मामला तय हो जाए? देखिए बात यह है कि हमारी प्लानिंग इस्लामाबाद को, रेड जोन को सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक महफूज बनाने की है। और हम ये समझते हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, इधर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हमने की हुई है। और हम इस पहले भी हमने इनको हैंडल कर लिया था, हम दोबारा भी इनको हैंडल कर लेंगे। और इन्हें मालूम है इस बात का। जब ये आप देखें ना, ये गुजरावाला यहीं में घूमे जा रहे हैं पिछले 4 दिन से, और अभी कह रहे हैं 10-12 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में। ये सिर्फ एक तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ इसलिए ताकि ये प्रेशर बिल्ड करके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए। अच्छा, यही बात आज मरियम नवाज साहिबा ने की है। इजाजुल हक साहब से भी इस पे कमेंट ले लेते हैं। इजाजुल हक साहब, मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान का मकसद ये है कि हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्री से रोकना है। क्या इमरान खान की पसंद से आर्मी चीफ लगाया जा सकता है इन हालात में? देखें, बड़े मुझे ये बचपने वाली बातें हैं। आर्मी चीफ को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? ये एक आईनी पोजीशन है, आइन के मुताबिक होगी। अगर बाजवा साहब ने कह दिया कि मैंने नहीं जाना, वो 3 नाम भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए और 3 नामों में से एक नाम प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट करना है। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ना ही इमरान खान लड़ना चाह रहे हैं इस बात पे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से रजीम चेंज हुई है, जिस तरीके से ये आए हैं, इनको नहीं चाहिए कि ये तैनाती करें। एक सवाल है, बड़ा आजाना सा सवाल है आपसे। फिर इमरान खान साहब ने नवंबर के महीने को ही लॉन्ग मार्च के लिए क्यों चुना? वो दिसंबर में भी मार्च कर सकते थे अगर आर्मी चीफ का कोई मसला नहीं था तो। नहीं, वो तो फिर इसका मतलब है अगले साल अगस्त में कर देते जब इंटरम गवर्नमेंट आनी थी। तो उनका तो एक ही मुतालबा है ना कि आप इलेक्शन जल्दी करवा दें। जल्दी का मतलब ये है कि एक मतलब दोनों तरफ से फेस सेविंग हो जाएगी आपके। अच्छा जी, हम 3 महीने पहले करवाते हैं, बात खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएं। पार्लियामेंट में अंदर बैठकर बहुत से मसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन, EVMs वगैरह वगैरह। अब देखें फैसले कौन कर रहा है। ये भी मेरे भाई ने खुद ही कह दिया कि फैसले जो है वो लंदन से हो रहे हैं, फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे। तो ये हुकूमत कैसे चलेगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आप देखें, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, इनको सबको आना चाहिए। लॉन्ग मार्च के जो मजाक उड़ा रहे हैं, इन सब ने लॉन्ग मार्च किया हुआ है। सही, क्या पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में तो होने चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत क्या मुज़ाकरात में संजीदा भी है? पहले हमने देखा था माजी में कि बड़ी बड़ी बहुत छोटी छोटी कमेटियां बनती थी, लेकिन अब तो कमेटियां इतनी बड़ी बना दी गई हैं। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ये बयान दे रहे हैं कि इनके तो हाथ में ही कुछ नहीं है, मैं इनसे क्या बात करूं। तो क्या आप नहीं समझते कि दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा? एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ, फिर मैंने जाना है, मेरी फ्लाइट है। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं कि मुज़ाकरात कभी भी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नहीं हुए। जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, मुज़ाकरात वो करवाते हैं या उनके जरिए होते हैं। जब धरना खत्म किया गया था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनका कोलिशन पार्टनर था, मैं उस कमेटी में था जो ताहिरुल कादरी के साथ बात कर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी उनको अपने दफ्तर में बुलाकर के मेहरबानी करके इस मसले को हल निकालें।
उन्होंने सारी रात मुज़ाकरात किए थे और सारी रात मुज़ाकरात करने के बाद फिर धरना वो ख़त्म हुआ था। इसी तरह अगर माजी में चले जाएं तो वहीद काकड़ के ज़माने में भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया था, क्योंकि ये कहना कि जी हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और एक न्यूट्रलिटी उन्होंने दिखाई है। तमाम इलेक्शंस जितने हुए हैं अभी ज़िमनी सब में, लेकिन इजाज़ साहब आप जो बात कर रहे हैं उसके जरिए बात यही है कि मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल निकल सकता है, बातचीत साइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप हमारे साथ रहिए। तो वैसे जब नाजरीन इमरान खान साहब कंटेनर पर होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं और ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं जिसकी बाद में कोई जस्टिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देनी पड़ती है। और आज भी उन्होंने कुछ इसी तरह का दावा किया है और मेरा तो ख्याल ये है कि अब हुकूमत को डरना चाहिए, खौफ में मुब्तला हो जाना चाहिए। चूँकि इमरान खान साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने बाकायदा मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब आप उस पुलिस के आसरे में ना रहें जिस पुलिस को आपने वहाँ पर हमें रोकने के लिए खड़ा किया हुआ है, चूँकि वो पुलिस जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो वो भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएगी। तो यकीनन अब इससे तो हुकूमत को खौफ में मुब्तला हो जाना चाहिए इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपका वक्त देने के लिए। सर ये बताएं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, यकीनन इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर आप लोग भी सियासी हिकमत अमली बना रहे होंगे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज MQM रहनुमा अमीनुल हक साहब ने मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। MQM से क्या मुआहदा हुआ था जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका? हुकूमत आपकी PDM का इत्तेहाद है, MQM आपकी एक अहम इत्तेहादी है, तो क्यों उनके वादे पूरे नहीं कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बहुत इन डेप्थ हमारी बातें हुई थी और बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पे उनको एतराज था MQM को, और जितनी भी चीजें जिन पर हमने कमिटमेंट की थी तो मेरे ख्याल से 80% से जायद तो पूरी हो गई। यहाँ तक कि गवर्नर भी उनकी मर्जी से यहाँ पे आ चुका है, लग चुका है। अब ऑफ कोर्स जाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। कोalition गवर्नमेंट है, एक पार्टी नहीं है, बहुत सी मुख्तलिफ जमातें हैं और उन सब जमातों का जो है उसमें इंटरेस्ट भी होता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी चीजें जो है ये चलती रहेंगी। हल्की फुल्की सी ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन रहेगी बाकी कुछ वक्त तक, जब तक हम ये क्लियर कर लेते हैं मामलात। बाकी 1 साल की बात है या शायद 10 सर आप कह रहे हैं कि 80% उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन आज अमीनुल हक साहब तो बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे उसको पूरा कर दें, अगर वो मुतालबात हमारे पूरे नहीं हुए, जो वादे आप लोगों ने किए थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर MQM को दूसरा तरीका भी आता है। एक तो ये दूसरा तरीका बताएं मुझे कि क्या वो माजी वाली बात कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं आपको, तो मान लें उनके 20% मुतालबात जो रह गए। देखिए जी, हम अपने हिसाब से तो 100% काम कर चुके हैं इनके, पर कुछ ऐसी चीजें वाकई हैं जहां पर हमें कुछ मसले मसाइल पेश आते हैं। कुछ इनकी अपने भी जो पार्टी में हैं दो राय होती हैं। अमीनुल हक साहब एक बात करते हैं, कभी कभी वो दूसरी बात कोई और करता है। लिहाजा ये हल्की फुल्की फ्रिक्शन रहेगी, पर मैं आपको एक चीज की जो है ना वो गारंटी दे देता हूँ और आप कहें तो स्टैंप पेपर पे आपको लिख के दे दूं। अच्छा। कि अभी किसी जमात के पास MQM हो, कोई भी पार्टी हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना तो हम धमकी देने की सिचुएशन में है, ना तो हम डरने की सिचुएशन में है, और ना ही हमें अभी कोई जल्दबाजी करनी पड़ेगी। मुल्क अभी एक डिफिकल्ट फेज से गुजरा है और ये इत्तेहाद जो है बाकी का 1 साल या जो हमारा गवर्नमेंट का वक्त है 10-11 महीने का, इसमें किसी भी सूरत टूट नहीं सकता। अच्छा, आप बातचीत की बात कर रहे हैं, आप अपने इत्तेहादियों से तो बातचीत की बात कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी में आपके भी 2 अरकान शामिल हैं, शहरी रहमान साहिबा और कमर जमान कायरा साहब, तो उनसे भी बातचीत के हामी हैं आप इमरान खान साहब से? बातचीत तो सियासत में होनी चाहिए, होती रहेगी। जब बातचीत खत्म होगी तो सियासत तो रही नहीं ना, फिर तो कुछ और तरफ जा रहे हैं। पर बात यह है कि सियासी लोगों के साथ सियासी बातें की जाती हैं। इमरान खान हैज लॉस्ट इट, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। जिस किस्म की वो बातें कर रहा है, इस
किस्म के शख्स के साथ आप क्या बातचीत कर सकते हैं जो सिवाय गाली गलोच, मजाक उड़ाना, किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाना, किसी की उम्र का मजाक उड़ाना, किसी औरत की एज का मजाक उड़ाना, ऐसी घटिया गिरी बातें जो शख्स करे तो आप मुझे बताएं उसके साथ कोई टेबल पे कैसे बैठ सकता है। एक लेवल होती है गिरने की, बदतमीजी का एक लेवल होता है। सियासत को जितना गंदा इस इमरान नियाजी ने किया है ना, तो वाकई बड़ा दुख होता है ये सोच के कि किस तरफ हमारे मुल्क को ये लेके जा रहा है। नफरतों की सियासत, अपनी सीट को वापस किसी तरह पीएम बनने के लिए जिहाद का नाम दे रहा है सियासत को। मतलब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इनमें मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं रही। लेकिन मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से आपको भी गौर करना पड़ेगा, चूँकि मुज़ाकराती कमेटी तो आपने बना दी है, लेकिन बयानात आप लोग की जानिब से यही आते हैं PDM की जानिब से कि जी हम मुज़ाकरात इनसे नहीं करेंगे, और फिर दूसरी तरफ से ये बयान आता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। बहरहाल मुज़ाकरात के ज़रिए ही, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाता है। अफनानुल्लाह खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये तो कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। आज इमरान खान साहब ने भी बड़ा चैलेंज दिया है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। उन्होंने कहा है कि आप वतन वापस आएँ और जिस हल्के से आप कहेंगे मैं उस हल्के से आपका मुकाबला करूँगा। क्या आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता साफ़ हो गया है, हालात साजगार हो गए हैं उनके लिए, और इमरान खान साहब का ये चैलेंज आपको कबूल है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जिस हल्के से चाहें उनसे इलेक्शन लड़े, मैं उनको शिकस्त दूंगा? देखिए, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी है वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में जो है वो हो जाएगी, और उनके जो हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो है वो इस बात की उम्मीद है कि वो अगले साल के शुरू में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब की चैलेंज की बात रहेगी, देखें ये इमरान खान साहब की बचपनों वाली हरकतें हैं कि जी मैं यूँ कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। ये भूल जाते हैं वो वक्त जब हम लोग अपोजिशन में थे, ये गवर्नमेंट में थे, और हम 80% जहाँ पे भी इलेक्शन होता था 80% जगहों पे इनको हराते थे हम। सही है। पूरे पंजाब की एक सीट ये नहीं जीत सके थे सिवाय डस्का उसके सियालकोट के, जितने बाई इलेक्शन हुए सब में ये हारे। तो ये सियासत के अंदर जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि उनसे मुकाबला करें, और जो है वो लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो वो करके देख लें। वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इनको लग पता जाएगा, ये जो समझ रहे हैं ना कि मैं जो है वो हरा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये तो इलेक्शन आने दे, फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि इनकी करप्शन के मामला जब आवाम के सामने आएंगे, जो आने लगे हैं, और जो इन्होंने इस मुल्क के साथ जो जुल्म ज्यादती की है और जहाँ से ये पैसे लेते रहे, ये सारे मामला सामने आएंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं। और इस पर क्या कमेंट है आपका कि वो कह रहे हैं कि जी पुलिस भी उनके साथ मिल जाएगी जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो आप पुलिस के आसरे में हैं, तो पुलिस के आसरे में ना रहें सेनेटर साहब। देखें, यहाँ पे खाली पुलिस नहीं है, यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे रेंजर्स भी है, यहाँ पे सिंध पुलिस भी है, यहाँ पे और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, स्पेशल ब्रांच भी है। तो ये इमरान खान साहब जो है, ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि पुलिस इनके साथ मिल जाए, लेकिन पुलिस इनके साथ ना 2014 में मिली धरने में, ना 2016 में मिली, ना 2000 जो है वो ये जो पिछले साल इस साल जो इन्होंने किया धरना उसमें मिली। तो ये इनके ख्वाब ही रह जाएंगे जैसे पहले रह गए थे कि इस्लामाबाद पुलिस इनके साथ मिलेगी। जिस पुलिस को इन्होंने इतना बुरा भला कहा हो, जिसके ऊपर इन्होंने इतनी ज्यादा क्या कहते हैं बुरा भला उनको बोला हो, वो इनके साथ जाके मिलेगी। चलें, आपने ख्वाब का जिक्र किया, एक ख्वाब जो है ना वो कराची के अवाम भी देख रहे हैं, एक ख्वाब कराची के अवाम भी देख रहे हैं। तैमूर भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जरा आपसे कि बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये ख्वाब क्यों नहीं पूरा हो रहा कराची वालों का? बल्दियाती इलेक्शन में आखिर क्या रुकावट है, क्यों बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे आप? एक तो मैं जरा अफान भाई को पहले ये बता दूं कि सिंध पुलिस तो आपके साथ बिल्कुल होगी, खड़ी रहेगी। अच्छा। पर हमने जो है न्याजी के बंदोबस्त जो है ना वो भी कर लिया है। इंशाल्लाह सेंट्रल जेल कराची में हम इसको रखेंगे और बड़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह उनके सेल में हमने कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला सिंधी लोग भाई आप अपनी फिक्र करें, वो कह रहे हैं पुलिस को अपने साथ मिला लूंगा, सिंध पुलिस भी मिल गई, फिर क्या करेंगे आप? उल्टा ना हो जाए गेम। सर वो उन्होंने ओवरडोज कर लेते हैं ना, फिर ऐसी बातें खान साहब करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरा बल्दियाती मार्च शुरू करें तो हम इनको बताते हैं। बल्दियाती पे आ जाएं सर, बल्दियाती इंतखाबात पर आ जाएं, बात कहीं से कहीं और निकल जाएगी सर। वो बल्दियाती इंतखाबात का जवाब दे दें, क्यों नहीं करा?
बल्दियाती इलेक्शन हम चाहते हैं कि हों, पर अभी एट द मोमेंट जो सिचुएशन है उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी के जो स्टेटमेंट थी और जो उसने ब्रीफिंग दी थी हमें कैबिनेट में सिंध काबीना को, तो उन्होंने कहा था कि एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन हमारे पास वो वसाइल नहीं है, ये हम रिस्क नहीं उठा सकते कि हम इलेक्शन कराएं और खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई और हम कंट्रोल ना कर सके तो फिर ये किसके गले में जाएगा? ये सिंध पुलिस के गले में आएगा, सिंध हुकूमत के गले में आएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले में आएगा? तो मेरे ख्याल से कोई लंबी डिले नहीं है। मैं नहीं समझता कि शायद 2 महीने से ज्यादा टाइम में हमारे जो है पानी वानी सारे निकल जाएंगे एंड देन हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस विल ऑल बी इन अ पोजीशन टू सर्व इट। और ये कोई बड़ी ब्रेक नहीं है। मैं नहीं समझता महीने 1.5 मैक्सिमम 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराने को सिंध हुकूमत राजी होगी। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब से आपका ताल्लुक़, आपने भी हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला है, दौरा चीन शुरू हो चुका है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। सी पैक पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, सी पैक की क्या रफ्तार तेज़ होगी और मुल्क की मईशत में किस कदर ये दौरा अहमियत का हामिल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का मिशन लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। अपने इस अहम दौरे के दौरान चीनी क़यादत से सी पैक समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहिदों का भी नाज़रीन इम्कान है। बीजिंग की सड़कें और पाकिस्तान और चीन के परचमों से सजी हुई हैं। जगह जगह लगे बैनर्स लाजवाल दोस्ती का सबूत दे रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। सी पैक पाकिस्तान के लिए खुशहाली का ज़ामिन है। ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। सी पैक के तहत चीन पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। चीन के ताउन से हम अपनी बरामदात बढ़ा सकते हैं। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और देही इलाकों में ज़रई सनतों से मुल्की बरामदात में इजाफा। चीन के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। तो दौरे चीन पर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात जनाब खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे चीन की कितनी अहमियत है और सी पैक पर मौजूदा हुकूमत की ख़ास तवज्जो है। आप समझते हैं कि ये तरजीहात पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखें बिल्कुल दोनों एंगल्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 आपको मैं बताता चलूं कि चाइना जो है आपको पता है हमारा कर्जा तकरीबन जो है पब्लिक डेट की मैं बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट का है बेसिकली वो $100 बिलियन है और चाइना का जो इसमें हिस्सा है वो तकरीबन 30% है, लगभग 30 अरब डॉलर आप ले लें। ठीक है। और अगर आप $30 बिलियन की बात करें तो उसमें $6.5 बिलियन की इस दौरे में बात हो रही है कि जो कर्जे की अदायगी है $6.5 बिलियन उसको आगे कर दिया जाए। अगर इस तरह की चीज होती है तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। आपको पता है हमारा एक्सटर्नल अकाउंट का इशू ये होता है कि इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और फिर हमारे कर्जों की अदायगियां जो है वो फिर डॉलर हमारे पास होता नहीं है तो कर्जों की अदायगियां मुश्किल हो जाती हैं। उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है, उसकी बहुत ज्यादा टफ शराइत माननी पड़ रही है। तो ये जो $6.5 बिलियन है चाइना अगर ये आगे कर देता है यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो आगे कर देता है अपनी रीपेमेंट्स को तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान एज अ कंट्री और एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। और डॉलर पे प्रेशर जो है वो हमारे पास जो रुपये पे प्रेशर आता है डॉलर के अगेंस्ट वो कम हो जाएगा। सेकेंडली आपने बात की सी पैक की। सी पैक देखें पिछले काफी टाइम से जो है स्टैंड स्टिल पे है, उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही, उस तरह से वो प्रोजेक्ट्स जो है वो इस तरह से थ्रू नहीं हो रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले इनफैक्ट जब ये सी पैक की एक तरह से इनॉग्रेशन हुई थी 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से कोई बहुत ज्यादा खातिर का इसमें जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जहाँ पे चाइना से ये रिक्वेस्ट की जाए कि हम इसको दोबारा से रिवाइव करते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने भी अथॉरिटी बनाई थी, बहुत सारी एफर्ट्स करने की कोशिश की थी बट समहाउ जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इसको भी रिवाइव करना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और इसे हमें सही मानों में जो है अपने पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को अगर रिवाइव करते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं और अगर कोई बातचीत होती है सी पैक के हवाले से तो मुल्क की मईशत के लिए ये किस कदर बेहतर खबर होगी, कितना बेहतर होगा ये मुल्क की मईशत के लिए?
देखिए 2 से 3% एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ जो है वो ये ला सकता है। यानी कि अगर आप लेट्स से 4% पे ग्रो कर रहे हैं तो आपकी जीडीपी जो है हर साल 2 से 3% ऐड हो सकती है। यानी कि 6 से 7% पे आपकी जीडीपी जा सकती है। ट्रेड जो रीजनल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। हमारे यहाँ जो है वो हम एक हब बन सकते हैं पूरे रीजन का प्रोसेसिंग के हवाले से। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। चाइना अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को जो है यहाँ से वेस्टर्न इकोनॉमीज को अपनी जो है यहाँ से बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकता है और फिर पूरे जो ऑयल ये जो आपका बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू। और पाकिस्तान को पूरा हॉट जो जितने भी आपके यहाँ ये जो अरबियन सी है इसका पूरा एक्सेस चाइना को मिल सकता है। और हमारे यहाँ ऑफकोर्स गवादर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें दोबारा से मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है जो मियां शहबाज शरीफ ने दौरा शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद में वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।